नमस्कार। आप लोगों का सभी का स्वागत है। दिव्यांजलि कक्षा 7। आज हम लोग पाठ 13 ग्रामस्य यात्रा के बारे में जानेंगे। उसके अभ्यास प्रश्न को हम लोग आज देखेंगे। इससे पहले ग्रामस्य यात्रा के बारे में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। इनके अभ्यास प्रश्नों को आज हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रदत्त प्रश्नान एक पदेन उत्तरतः। दिए गए प्रश्नों का एक पद में उत्तर दीजिए। अशोकः ग्रीष्म अवकाशे कस्य ग्रामं गमिष्यति। अशोक, इसका अर्थ होता है कि अशोक गर्मियों की छुट्टी में किसके गांव जाता है। तो यहाँ पर उत्तर दिया था, आप लोग देख सकते हैं। अशोकः स्वमातामहस्य ग्रामम। कहाँ जाता है? अपनी नानी के गांव जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अशोकः स्व मातामहस्य स्वमातामहस्य। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, ख अशोकस्य भगिनी का अस्ति। अशोक की भगिनी मतलब उसकी बहन का नाम क्या है? कौन थी उसकी बहन, ये पूछा जा रहा है। तो अनीता, मम भगिनी अनीता, उसका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, अनीता। अनीता हो जाएगा यहाँ पर। अशोका अनीता च कानी अत्रोटयत। तो यहाँ पर होगा आम्राणी। आमों को उन्होंने तोड़ा था, आम्राणी। अगला प्रश्न है, मातामहस्य गृहं निकषा कः अस्ति। मातामहस्य मतलब नानी के घर के पास क्या है? तो देवालय उनके नानी के घर के पास था। देवालय के बारे में चर्चा हुई थी। देवालयः, देवालयः अस्ति। कम परितः हरिता वृक्षा शोभन्ते। कम परितः हरिता वृक्षा शोभन्ते, किसके चारों ओर हरित वृक्ष शोभित होते हैं। तो यहाँ पर देवालयस्य उपरि ध्वजा शोभिते। देवालयम परितः, यहाँ पर देवालयम परितः, मंदिर के चारों ओर हरे वृक्ष शोभित हैं होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा देवालयम, देव देवालयम परितः। तो ये उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है, जिसमें है, प्रदत्त गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः। दिए गए गद्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मातामहस्य गृहं निकषा एका देवालयः अस्ति। देवालयं विना ग्रामः कुतः। देवालयं परितः हरिता वृक्षाः शोभन्ते। देवालयस्य उपरि केसरवर्णा ध्वजा शोभते। देवालये श्रीरामस्य वामतः सीतायाः प्रतिमा, दक्षिणतः च लक्ष्मणस्य प्रतिमा स्तः। वयं देवान् पूजयामः। पंडितः सर्वेभ्यः प्रसादं यच्छन्ति। ईश्वरः भक्तान् रक्षति। इस तरीके से यहाँ पर आपको एक गद्य दिया है, गद्यांश दिया है, उससे आपको प्रश्न पूछे गए हैं। आइए इन प्रश्नों के उत्तर को हम लोग दे देते हैं। कस्य उपरि केसर वर्ण ध्वजा शोभते। किसके ऊपर केसर वर्ण ध्वज शोभित होता है? तो यहाँ पर लिखा है कस्य से प्रश्न पूछा है, तो उत्तर भी यहाँ पर देवालयस्य होगा। क्या होगा? देवालयस्य। देवालयस्य मतलब मंदिर के ऊपर की बात कर रहे हैं।
देवालयस्य, ये इस तरीके से आपको यहाँ पर है। कः सर्वेभ्यः प्रसादम यच्छति, कौन सभी को प्रसाद देता है, तो यहाँ पर सीधा पंडितः हो जाएगा, पंडितः, पंडितः इस तरीके से हो जाएगा। तो ये होगा उत्तर यहाँ पर। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। देवालय कस्य कस्य प्रतिमाः सन्ति, देवालय में किस किस की प्रतिमाएं हैं, मतलब मूर्ति हैं। तो यहाँ पर होगा श्री रामः, रामस्य, सीतायाः, लक्ष्मणस्य प्रतिमा स्तः। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जब उन्होंने प्रतिमा के बारे में पूछा है। तो देवालय श्री रामस्य, सीतायाः, लक्ष्मणस्य, प्रतिमाः सन्ति, हम सन्ति कर लेते हैं यहाँ पर कि हैं, इन सब की प्रतिमाएं वहाँ पर हैं। आगे अगला प्रश्न आप लोगों का है, ईश्वरः कान् रक्षति, ईश्वरः भक्तान् रक्षति होगा यहाँ पर उत्तर। देख लेते हैं, ईश्वरः भक्तान् रक्षति, तो यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो हम पूर्ण वाक्य में इसको लिखेंगे। ईश्वरः भक्तान् रक्षति, भक्तान् रक्षति। इस तरीके से उत्तर हम लोग दे सकते हैं। भाषिक कार्यम है, इसमें विना इति पदस्य योगे का विभक्ति प्रयुक्ता। तो विना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। दूरे पदस्य विपर्य पदम किम, विपर्य का मतलब है विलोम शब्द। तो दूर है तो दूर का होता है पास, तो पास के लिए निकषा शब्द आया था वहाँ पर, निकट भी इसको कहा जाता है और पास भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रदत्त पदानाम तेषाम उपपद विभक्त्या सह मेलनम क्रियताम। दिए गए पदों का उनकी उपपद विभक्ति के साथ मिलान कीजिए। उपपद विभक्ति के बारे में आपसे मैं इससे पहले जो पार्ट आया था उसमें मैंने आपसे इसके साथ डिस्कस किया था कि कौन कौन से शब्द किन किन विभक्तियों के साथ लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आइए देख लेते हैं। विना, कई जगह पर विना का प्रयोग होता है, तो इसको अभी हम लोग रहने देते हैं। इससे पहले हम लोग दूसरा देख लेते हैं, वामतः, दक्षिणतः। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है जब दिशाओं की बात करते हैं, कि किसी भी दिशा की बात करते हैं। बही के योग में पंचमी विभक्ति होती है। सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, और अधः का योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो विना के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। विना पंचमी में भी लगता है, परंतु यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं, जो शब्द दिए हैं, उनके अनुसार ये इस तरीके से इनका मैच होगा, मिलान होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रदत्त विकल्पेभ्यो उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरय। दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परितः छात्रा तिष्ठन्ति, तो यहाँ पर परिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। तो अध्यापिकाम हो जाएगा। अध्यापिका के चारों ओर छात्राः तिष्ठन्ति, बालिकाएं बैठी हुई हैं। विना जीवनम कुतः, तो यहाँ पर जलम विना द्वितीय विभक्ति होगी। विना के योग में द्वितीय विभक्ति अभी आप लोगों ने जाना है। यहाँ पर क्रुध्यति के योग में मैंने बताया था हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ पर भृत्याय होगा। भृत्याय का मतलब होता है नौकर के लिए, पिता नौकर के लिए, नौकर पर क्रोध करते हैं। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का यूज हुआ किसके कारण, क्रुद्ध धातु के कारण, इसलिए यहाँ पर उपपद विभक्ति के कारण चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बही के योग में अभी मैंने बताया कि बही के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इसमें तृतीय विभक्ति है, ये भी नहीं होगा। गृहात में भी गृहात होगा, गृहम नहीं होगा। तो गृहात बही वृक्षा सन्ति। तो इस प्रकार से ये उत्तर यहाँ पर होंगे।
अभी लास्ट इसका उत्तर है गौ माता प्रतिगमिष्यति। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये आ जाएंगे, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स है कि इन इन शब्दों के योग में ये वाली विभक्तियाँ हमेशा लगती हैं। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। प्रदत्त वाक्येषु मंजूषाया सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए वाक्यों में मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको मंजूषा दी गई है, इसकी सहायता से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करना है। ग्रामे देवालयः अस्ति, तो गांव में एकः देवालयः अस्ति, एकः होगा यहाँ पर। ग्रामे एकः देवालयः अस्ति। बालको आम्रवृक्षम आरोहत, तो यहाँ पर होगा विशालम। बालको विशालम विशालम हो जाएगा यहाँ पर, विशालम आम्रवृक्षम आरोहत। तीसरा होगा गौ, इसमें होगा वृक्षे आम्राणि सन्ति, तो यहाँ पर यह तीसरा हो जाएगा पक्वानी, पके हुए, पक्वानी क्या हो जाएगा? पक्वानी आम्राणि सन्ति। ठीक है, और इसमें हो जाएगा यहाँ पर ये विशालम है, विशालम वहाँ पर लिखने में परेशानी हो रही थी। इसमें होगा उद्याने वृक्षा सन्ति, तो यहाँ पर ये चौथा हो जाएगा हरिताः। उद्याने, हरिता का मतलब होता है हरे वृक्ष हैं, हरिताः। और तत्र वातावरणम, यहाँ पर हो जाएगा सुरम्यम, सुरम्यम, सुरम्यम वातावरणम अस्ति भवति। ठीक है, सुरम्यम वातावरणम भवति, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो पांचवा इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का अभी तक का क्वेश्चन नंबर 5। इस तरीके से आप लोग उत्तर लिखेंगे। अब रचनात्मक गतिविधि आ गई आप लोगों के पास। रचनात्मक गतिविधि में इन्होंने कहा कि प्रदत्त चित्रों को देखकर उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हुए संस्कृत वाक्य बनाइए। आपको उपपद विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर करना पड़ेगा और संस्कृत के वाक्य का निर्माण यहाँ पर करना होगा। इनको देखकर यहाँ पर सह यूज करके आप बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। यहाँ प्रति यूज कर वाक्य बना सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको पूरा नहीं बताऊँगा। यहाँ पर बही का यूज कर आप वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर आरोह का प्रयोग कर आप वाक्य बना सकते हैं। यहाँ पर सह का भी बना सकते हैं। यहाँ पर कई तरीके से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर रक्ष धातु का प्रयोग कर आप वाक्य बना सकते हैं। तो ये आपको मैंने हिंट दे दी है, आप इसको आप लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वाक्य बनाएंगे छोटे छोटे, तभी आप लोग अच्छे से इनको सीख पाएंगे, नहीं तो आपको सीखने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो ये रहा आपका पाठ। अगर आपको कहीं पर भी कोई समझने में कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से यहाँ पर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।